गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो है ग्रामर पोर्शन में जो आज टॉपिक है वो है हमें शब्द पर विचार करना है। क्या करना है? शब्द पर विचार करना है। ओके, आज कम बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। मैम सबका डाटा खत्म हो गया। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमें शब्द पर विचार करना है। ओके, अभी तक हमने अपने ग्रामर पोर्शन में जो पढ़ा, सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था भाषा व्याकरण के बारे में। ओके नीरज, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। और उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था वर्ण पर विचार करना। वर्ण मीन्स अक्षर पर विचार करना कि वर्ण क्या है और अक्षर एक ही चीज है। तो वर्ण पर हमने क्या किया था? विचार किया था। ओके, तो आज जो हम अपना इसके आगे चैप्टर 3 ले रहे हैं, वर्ण में हमने स्वर, व्यंजन, ये सारे अक्षरों के बारे में पढ़ा था ना। यस मैम। अब आज जो हमारा 7th क्लास में हिंदी में जो तीसरा व्याकरण का अर्थ है, मतलब सॉरी, तीसरा चैप्टर जो है वो है शब्द पर विचार करना। हमने आपको शब्द के बारे में भी बताया था कि शब्द क्या है और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। बनाते हो ना वाक्य। राम बाजार जाता है या नीरज पढ़ाई करता है ना। तो ये क्या है? हम शब्द बना के, शब्द जो है जब एक से अधिक शब्द आ जाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? वाक्य का निर्माण कर देते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शब्द रचना। शब्द को ही क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे मीरा के पद, मीरा ने जो अपने पद गाए हुए हैं वो क्या किए हैं? गायकी के द्वारा समझाए ना अपने शब्दों को उनके। तो मीरा के जो पद के नाम से अपन जानते हैं कि नहीं उसको। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रचना। टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना में हमें क्या करना है? वर्णों के सार्थक मेल को। वर्ण का क्या होता है? जब वर्णों का मीन्स अक्षर का मेल होता है। जैसे हमने वर्ण लिया का, अम्मा, अलग अलग वर्ण है, इनको हमने जब जोड़ दिया है तो यहाँ पे शब्दों का क्या हो रहा? वो सॉरी, वर्णों का क्या हो रहा? मेल हो रहा है। तो जब शब्दों का सार्थक मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है, तो क्या होता है? एक शब्द बनता है। ठीक है, तो अब आपको शब्द की परिभाषा समझ में आई? शब्द की जो परिभाषा है वो है कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द जब क्या है? वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या बनते हैं? पद बनते हैं। ओके, तो वर्ण अलग होता है और शब्द अलग होता है। ठीक है, आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वर्ण आप जानते हैं, वर्ण एक होता है, शब्द वर्णों से मिलकर वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द की जो परिभाषा है वो है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके,
आपने अभी शब्द की परिभाषा पढ़ी। अब क्या है शब्द रचना। तो आपको अब शब्द रचना समझ में आ ही गया होगा कि शब्द रचना है क्या। जब हम पहले वर्णों को मिलाएंगे, वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, और जब शब्द ज्यादा हो जाते हैं तो एक पद मीन्स एक वाक्य का निर्माण होता है। तो जो शब्द की परिभाषा है उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। एक मिनट। हाँ अब बोलो। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ओके, एक मिनट। इसलिए आपकी ईयरफोन में आवाज ही नहीं आ रही। कल की छुट्टी, बसंत पंचमी की, हमें पता है ना, अभी सर जी फोन से बताए हैं कि कल नहीं तो परसों मस्ती जाएगी। चल ही नहीं रहा है ना ईयरफोन। तो आपने क्या है अभी शब्द के बारे में समझा। अब आपने ये सुना ही होगा शब्दों के बारे में। शब्द है हमारे क्या होते हैं? तत्सम। शब्द वही है तत्सम, तद्भव, ये केवल किसके अंतर्गत आएंगे? शब्द के अंतर्गत। आपने ये पढ़ा भी है और आपके अभी एग्जाम में भी ये शब्द आए ही होंगे, और आपने एग्जाम में शायद आंसर उनका दिया भी होगा कि कौन से शब्द देशी शब्द है, कौन से शब्द है, कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, और संकर, ये सारे शब्द जो हैं आज अपनी इसी शब्द रचना के अंतर्गत करेंगे। ओके, तो अब जो हमारे शब्द हैं तो शब्दों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया। ओके, शब्द को बांटा भी गया है और इनको जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है, और 5 भागों के कुछ और भी दिए गए। शब्द को सबसे पहले 5 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, और जो 5 भागों में विभाजित किया गया तो उनके भी कुछ भाग होते। ठीक है, तो जो शब्द का हमने पहला भाग किया उसको हमने क्या स्रोत के आधार पर विभाजित किया। सबसे पहला जो सबसे विभाजित किया गया है वो है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत का कोई ना कोई स्रोत है। ओके, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले किसके आधार पर बांटा गया है शब्द को? उत्पत्ति के आधार पर। ओके, तो हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किस आधारों पर बांटा गया है? सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, या उत्पत्ति को हम उद्गमन भी कहते हैं। सबसे पहला जो शब्द को
विभाजित करता है जो है उसकी उत्पत्ति के आधार पर। ओके, सबसे पहले जो 5 भाग है उनके बारे में हम सबसे पहले है उत्पत्ति। उत्पत्ति का स्रोत के आधार पर। मम्मी क्लास में खत्म होगी कौन सी चौक में जाएगा? 16% बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो क्लास स्रोत के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। मम्मी मेरी भी प्रथा की सुबह से चार्ज में लगने का 100% कर देना तब भी स्विच ऑफ होगा। आपके आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। और जो 5th नंबर है इसमें ऑप्शन 5th नंबर में जो दिया गया है इसमें क्या मम्मी? आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत हम शब्द को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला है तत्सम शब्द। इसके आधार पर उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर हम जो है शब्द को 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये 5 भागों में हम उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर हम शब्द को विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो है 5 भाग। ओके, उसका लीजिए पहला है जो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है आप संस्कृत को ले, ठीक है। तत्सम में क्या होता है, संस्कृत का जैसा भी रूप है, संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं उनको हम हिंदी में बिना बदलाव किए हुए उनको हम हिंदी में वैसे ही ले लेते हैं। संस्कृत के शब्दों में हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द। कौन से? तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत। तो संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी में हम वैसे ही उनको ले लेते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं करते हैं। ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं। आपने उदाहरण के तौर पर सुना होगा ग्रह, घर। ग्रह जो शब्द है वो क्या है? संस्कृत का शब्द कर्म। कुछ पूछना है क्या? क्रिया, रात्रि और ये सारे शब्द हैं, ये संस्कृत के जो शब्द हैं इनमें हमने किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। तो ये शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत के हैं और संस्कृत के ही रहेंगे, इनमें हमने किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, अब जो हम इसका दूसरा ऑप्शन पढ़ने वाले हैं जिसको हमने 5 भागों में विभाजित किया, तो दूसरा ऑप्शन है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द हैं उनका हमने
उनको हमने बदल दिया। हिंदी में हिंदी की हमारी लैंग्वेज है, उसमें हमने क्या किया, संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हमने जो और जो संस्कृत के शब्द हैं उनका हमने थोड़ा सा बदलाव किया, उन्हें हम तद्भव। कहने का तात्पर्य है जो संस्कृत शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी में आ रहे हैं, जैसे सूर्य से हमने सूर्य संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने उसको बदल दिया संस्कृत के शब्द को। जब हम हिंदी में लाए तो उसका अर्थ चेंज हो गया, उसको हम सूरज बोलते हो कि नहीं? यस मैम। सक्षम और तद्भव, आपको दो जो अंतर है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आने लगा होगा। इसमें है सक्षम का अर्थ है संस्कृत की जैसी उसको हमने वैसा ही ले लिया, उसमें किसी भी प्रकार का हमने परिवर्तन नहीं किया। वो हमारे जो है सक्षम शब्द है। और तद्भव का अर्थ है कि उसमें क्या है, उसमें हमने बदलाव किया जो संस्कृत के का हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और उसको हमने हिंदी में रूपांतरित थोड़ा सा कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य से हमने सूरज और रात्रि से हमने रात में बदल दिया ना। अब रात्रि तो आप बोलते हैं रात्रि हो गई, रात हो गई, बोलते हो कि नहीं? तो हमने संस्कृत बदल दिया। तो ये जो हमने बदलाव किया वो हमारा जो है तद्भव शब्द हो गया। ओके, इसके बाद अब इसमें हम तीसरा जो ऑप्शन पढ़ेंगे जो 5 भागों में बांटा गया है उसको उत्पत्ति के आधार पर। तो जो तीसरा हमारा भेद है वो बढ़ता है हमारा देशज। देशज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारी देसी लैंग्वेज है। ओके, देसी का मतलब जानते हो ना, देसी जो हमारे मन में आया उसको हमने अपनी लैंग्वेज में उतार लिया। देसी का मतलब जो शुद्ध देसी कहा गया ना, देसी। तो देसी का अर्थ क्या, देसी एक ही चीज है। देशज का अर्थ है कि देश में पैदा हुए जो हम साधारण बोलचाल भाषा में जो उत्पन्न हमारे शब्द हैं उनको हमने क्या किया, केवल उसका स्थानीय स्तर पर हमने बदलाव किया। जैसे बुंदेलखंड में अलग बोले जाते हैं, बिहार में अलग बोले जाते हैं, राजस्थान में अलग। क्या किया, देशज का अर्थ है कि देश में पैदा हुए और बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं और ऐसे शब्द जो हैं जिनका हमने विकास स्थानीय स्तर पर हुआ है और स्थानीय शब्दों से हम उनको स्थानीय स्तर पर हमने जोड़ दिया। जैसे रोटी, थाली, अगली, दिलिया और गाड़ी, ये सारे शब्द जो हैं ये कौन से हैं, हमारे इसके अंतर्गत आते हैं देशज, देसी शब्द हैं। रोटी को कभी किसी ने चेंज कर पाया? कहीं भी चले जाओ रोटी ही बोलते हैं, लेकिन उसका हमने जो है स्थानीय स्तर पर नाम उसको चपाती बोलते हैं, कोई लोग फुल्की बोलते हैं। तो ये चेंज हुआ है, लेकिन जो हमारा देशज, जो हमारे देशी शब्द है वो रोटी ही कहलाएगा, खाने की हम बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं? बोलते हो? यस मैम। आज डाटा खत्म हो गया। यस मैम। मैम छत में बैठे हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द। तो आप विदेशी से जो है समझ ही गए होंगे कि विदेशी का अर्थ क्या होता है, जो हमने बाहर से अन्य देशों से हमने सम्मिलित अपने हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण में उसको सम्मिलित कर लिया हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। नॉर्मल का उस शब्द को हम समझ गए, विदेशी शब्द क्या है, जो हमने बाहर से लिए और उसको अपनी व्याकरण में सम्मिलित कर लिया। जैसे डॉक्टर, ओके, डॉक्टर हुआ, स्कूल हुआ, मशीन हुआ, स्टेशन हुआ, गेट हुआ, ये सब हमने अंग्रेजी शब्द से लिए, कुछ हमने अरबी से लिए, कुछ फ्रांसीसी लिए, कुछ पुर्तगाली से लिए।
कुछ तुर्की उर्दू से लिए। ये सारे जो शब्द हैं इनको हमने जो है अंग्रेजी शब्दता से हमने अपनी हिंदी व्याकरण में हमने सम्मिलित कर लिया। ये हमने जो उधार लिया है वो हमने विदेशी से सीखा है। तो ऐसे हमारे व्याकरण में अच्छा लगा है ना। कुछ अंग्रेजी शब्द बोलने में अब आप विद्यालय बोलते हो क्या बोलते हो, स्कूल जा रहे हो, वो शब्द हमें अच्छा लगा तो हमने विदेशी सभ्यता से उसको ग्रहण कर हमने अपनी हिंदी व्याकरण में उसको सम्मिलित तो किया, लेकिन हमने वहां पर उसको नाम भी दिया कि ये शब्द है ना। और जो लास्ट इसी में बनता है कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति उद्गमन इनके आधार पर है। तो लास्ट है वो है संकर शब्द, जो दो भाषाओं के मेल से बने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे हम हिंदी का भी ले लें, फारसी का ले लें, उर्दू का ले लें, तुर्की का ले लें, तो दो भाषाओं को मिला दें। जैसे हमने क्या लिया, हिंदी, और हमने फारसी शब्द में जैसे जोड़ दिया हवा, हमारा हिंदी का शब्द है, और दार जो है हमने किससे ले लिया, फारसी शब्द से ले लिया। यहाँ पर क्या हुआ, हवा दार, हमने दो शब्दों का यहाँ पर जहाँ मेल कर दिया वहां पर एक नई भाषा का उद्गमन। आपको अब 5 ऑप्शन समझ में आए? यस या नो बोलो। कंफ्यूजन हो तो खत्म कर देते हैं। मन नहीं लगता क्या तुम लोगों का पढ़ने का? लगता है मैम, लेकिन धूप लग रही है। तो ठीक है ना। आपने अब आप जो संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब पढ़ते हो शब्द की रचना के आधार पर आते हैं। रचना के आधार पर भी इसका भी हमने कहीं ना कहीं वर्गीकरण किया होगा। तो रचना के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार रचना के आधार पर बात रहे हैं। दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड में? यस मैम। तो रचना के आधार पर गेट लगा दी। सबसे पहले वाला रूढ़, रूढ़ का मतलब समझते हो ना, आदि होना, जटिल होना, योगिक और योग रूढ़। सबसे पहला है रूढ़, योगिक और योग रूढ़। ओके यस मैम। सबसे पहले हम जो ऑप्शन पढ़ेंगे वो है रूढ़ में। उसमें है जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ में या किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो गए हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हर, पल, दूर, उत्तर आदि रूढ़वादी में आ रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, हल्की बोलते हैं, हल्की बोलते हैं, उनको हमने रूढ़वादी में ले लिया। बोलते हैं नहीं, हाउस बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमने शब्दों को ले लिया है जिसमें हम हर और हमने अपने रूट में अपनी दिनचर्या में इनको हमने सम्मिलित कर लिया।
है यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो कहते हैं, जैसे जन और दिन, तो ये बन गया जन। विद्याधन आलय विद्यालय, पुस्तक आलय पुस्तकालय, ये सारे शब्द यौगिक आपने जैसे साइंस में पढ़ा होगा। यौगिक बनना तो ऐसे यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है योग रूढ़ में ये शब्द यौगिक होते हैं, मेल होते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ निश्चित हो गए हो, जैसे चतुर्भुज, किसके लिए रूढ़वादी हम शब्द का यूज करते हैं, जैसे विष्णु भगवान जी, उनका नाम हमने क्या निकाल लिया, चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं चतुर्भुज। और दशानन क्या पढ़े होंगे कि 10 बारे क्या कहते हैं, एक शब्द यूज किया जाता है दशानन, इसके 10 सिर हो, वो कुछ कर दिया, उन सब पुराने शब्द थे उनमें हमने एक नया मिश्रण कर दिया, तो हमने बना दिया दशानन। ये कहलाते हैं कौन से, योग रूढ़, मतलब हमने जोड़ा भी और किसके साथ जोड़ा, योग रूढ़। आप उसका शब्द आप समझ लीजिए, योग रूढ़ का मतलब होता है जोड़ा, लेकिन रूढ़वादी शब्दों के साथ हमने नए शब्द को जोड़ा, तो क्या बन गए, योग रूढ़ बन गए। तो आपने इसके ऑप्शन थे उनके बारे में पढ़ा 9%। सबसे पहले पढ़ा आपने रूढ़ शब्द आप समझ ही गए होंगे, पुराने शब्द जिनको हम अपनी नहीं हटा सकते, जैसे घर, इन चीजों को कभी हटा सकते हैं पुराने नहीं ना, जैसे चारपाई, खटोली, ये शब्द हमने अपने रूढ़वादी शब्दों में ले लिया। और यौगिक का अर्थ है जिसमें हमने नए शब्द भी जोड़ दिए। और योग रूढ़ में क्या, योग रूढ़ का अर्थ क्या है, जिसमें हमने जोड़ा भी, लेकिन किस शब्द के साथ जोड़ा, पुराने शब्दों के साथ हमको जोड़ दिया। तो आपने अभी दो ऑप्शन पढ़े शब्द रचना के बारे में। जो तीसरा ऑप्शन है अर्थ के आधार पर। तो अब अर्थ के आधार पर जो आप पढ़ेंगे उसमें आपके ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको सॉल्व भी किया होगा, आपने जैसे पढ़े होंगे अनेकार्थ, अनेकार्थ पढ़े है ना, अनेकार्थ, एकार्थ और पर्यायवाची और विलोम, ये सारी चीजें पढ़ी है ना आपने। यस मैम। शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखो, विलोम शब्द लिखो, अनेकार्थ के अनेक अर्थ आप बताने पड़ते हैं, और एक अर्थ मतलब पूरी बात का एक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो केवल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, ये जो शब्द आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थ के आधार इनका वर्गीकरण किया जाता है, वो है विपरीत शब्द, अनेकार्थ, एकार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं। अब आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर जितने भी शब्द हैं वो हमारे लिए पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थ शब्द है, अनेकार्थ शब्द है। ये सारे शब्द चलते हैं कि नहीं। यहाँ पर भी टाइम पास होने वाला है, तो इसी टॉपिक को हम अर्थ के आधार पर हम जो अपना वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी इतना मत समझ लीजिए कि अर्थ के आधार पर आपको समझ में ही आ गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, एकार्थ, ओके। और इसके बाद प्रयोग के आधार पर बांटेंगे, इसके आधार पर प्रयोग के आधार पर हम जो बांटेंगे उसमें हमारे दो भागों में विभाजित होगा। सबसे पहला होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपने पढ़े होंगे विकारी से विकार उत्पन्न हो, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न मतलब वहां पर समस्या उत्पन्न ना हो, वो अविकारी है। जिसके द्वारा विकार उत्पन्न, समस्या उत्पन्न हो, जैसे
संज्ञा हमें क्या करती है, समस्या देती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और आविकारी शब्द में क्या क्या आएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आएंगे। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट करेंगे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू। यस मैम। Yes, ma'am. नमस्ते मैम। नमस्ते।